हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिएंट एंड बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है पहले भी, जैसे 2010 एंड 2019 में भी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो एक ही पर्टिकुलर जीन में जब बहुत सारे वेरिएशंस हो जाते हैं तब हम उसे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। म्यूटेशन में भी हमने यही देखा था। तो नाउ क्वेश्चन इज कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं अफ्रीकन पॉपुलेशन का, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का अगर एग्जांपल लें, तो अफ्रीकन पॉपुलेशन में अगर लेस देन 1% लोगों में जेनेटिक वेरिएशंस होता है तब हम उसे कहेंगे म्यूटेशन, और ग्रेटर देन 1% लोगों में अगर म्यूटेशंस होता है, दैट मीन्स जेनेटिक वेरिएशंस होता है, तब हम उसे कहेंगे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये दोनों ही पॉइंट्स लिखने बहुत ज़रूरी है अगर क्वेश्चन आता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांजिएंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है? टेम्पररी। तो ये बेसिकली एक टेम्पररी स्टेट है जहाँ पे एक अलील को दूसरा अलील रिप्लेस कर रहा है। वैसे अलील क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए, कि जीन क्या होती है कि डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है उसको हम कहते हैं जीन, और जीन के ही बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, उनको हम कह देंगे अलील्स। फॉर एग्जांपल पेन है, तो पेन क्या हो गया, आप उसको मान सकते हो जीन, और पेन के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लू कलर का पेन, रेड कलर का पेन, ये क्या हो गया, वेरिएंट्स, तो इनको हम कह देंगे अलील्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा क्यों होता है कि जो एक अलील है या फिर एक वेरिएंट है वही रह पाता है और दूसरा वेरिएंट उसको रिप्लेस कर देता है। तो बेसिकली इसके पीछे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पोल्यूशन हो गया। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, किसी एक ही स्पीसीज को या फिर किसी भी एक वेरिएंट को फेवर करते हैं, इसलिए दूसरा दूसरा जो वेरिएंट है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट है कि ये एक ट्रांजिशनल फेज है, टेम्पररी फेज है। सेकेंड इज कि यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएंट लॉस्ट हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज कि ये एक अनस्टेबल एंड अनबैलेंस्ड स्टेट है। एंड द फोर्थ वन इज कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि एक वेरिएंट ही रह पाएगा, दूसरा वेरिएंट जो है उसको रिप्लेस कर देगा, इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सारी बातों को और अच्छे से समझ पाओगे। ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है मोथ। फॉर एग्जाम्पल, दो कलर के इंसेक्ट हैं, एक तो लाइट कलर्ड का इंसेक्ट है। अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की हम बात करें तो लाइट कलर का जो मोथ या फिर जो इंसेक्ट है वो ज़्यादा संख्या में पाया जाएगा और नेचर भी उसी को फेवर करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो पेड़ों के जो स्टेम है वो क्या होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, तो इसको छिपने में क्या होगी, आसानी होगी। अगर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज से धुआं निकलने लगा, और उस सूट की वजह से क्या हुआ कि पेड़ों की जो छाल है और पेड़ों का जो स्टेम है वो क्या हो गया, डार्क कलर का हो गया। तो अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो डार्क कलर्ड मोथ है या फिर जो डार्क कलर का इंसेक्ट है उसको नेचर ज़्यादा फेवर करेगी, क्योंकि उसको अगर वो पेड़ पे बैठ गया तो वो दिखेगा नहीं, प्रीडेटर उसको खा नहीं पाएगा। और अगर आप ऐसे इमेजिन करो, एक लाइट कलर का मोथ है, वो पेड़ पे बैठा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, तो क्या होगा कि वो इजीली दिख जाएगा प्रीडेटर को और प्रीडेटर उसको खा जाएगा। जबकि डार्क कलर का मोथ जो है वो डार्क कलर के स्टेम पे छिप जाएगा और उसको केमोफ्लाज या फिर हाइड होने में आसानी रहेगी और प्रीडेटर उसको देख नहीं पाएगा और वो बच जाएगा। दैट मीन्स उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। और यही एग्जाम्पल है ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म का, जहाँ पे एक अलील या फिर एक वेरिएंट जो है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है। ओके, अब हम देख लेते हैं बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म को। तो ये बेसिकली एक स्टेबल स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स, बहुत सारे अलील्स पॉपुलेशन में एक साथ रह सकते हैं। जबकि ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा था कि वो एक टेम्पररी स्टेट थी जहाँ पे सारे वेरिएंट्स एक साथ नहीं रह सकते थे,
एक वेरिएंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा था, जबकि बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म उसके जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पे ये एक स्टेबल स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स एक साथ पॉपुलेशन में रह सकते हैं। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला है स्टेबल एंड परसिस्टेंट होता है, और स्टेबल है इसलिए ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म। इसका थर्ड फीचर है कि इसमें बहुत सारे जो मल्टीपल वेरिएंट्स हैं वो एक साथ रह पाते हैं, इसलिए ये डाइवर्सिटी को फेवर करता है। फॉर एग्जांपल अलग अलग कलर की चिड़िया है तो वो क्या है, एक साथ रह पाएगी क्योंकि ये मल्टीपल वेरिएंट्स को फेवर करता है। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म का अगर फोर्थ फीचर हम देखें तो ये है कि ये हेटेरोजाइगोट्स को फेवर करता है। फोर्थ जो ये आपका पॉइंट है उसको आप और अच्छे से समझ पाओगे एग्जाम्पल के थ्रू। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि HBB नाम की जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो पहले RBC का जो शेप है वो सर्कुलर शेप होता है, और सिकल सेल एनीमिया वाले इंसान में ये जो शेप है RBC का वो हो जाता है सिकल शेप, और सिकल शेप होने की वजह से ये ब्लड वेसल में जो है फ्लो नहीं कर पाएगा और जो ब्लड का फ्लो है उसको रोक देगा। अगर अपन बात करें सिकल सेल एनीमिया की तो ये बेसिकली हेट्रोजाइगस जो अलील्स हैं उनको एडवांटेज देता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस अलील्स क्या होते हैं। होमोजाइगस अलील्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल अलील्स हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, या फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए। एंड हेट्रोजाइगस अलील्स क्या होते हैं जो कि दोनों अलील्स डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अगर हम बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म या सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो ये हेट्रोजाइगस जो अलील्स हैं, दैट मीन्स हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए का, तो उसको ज़्यादा फेवर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों डिफरेंट है, तो जो एक अलील है यहाँ पे वो होगा नॉर्मल अलील, और दूसरा जो यहाँ पे अलील है जैसे कि स्मॉल ए है वो हो जाएगा सिकल सेल वाला अलील। तो दो अलील है डिफरेंट है, और एक अलील नॉर्मल है और दूसरा डिजीज वाला है, तो क्या कर देगा, नॉर्मल वाला जो दूसरे वाले के इफेक्ट को, डिजीज वाले अलील के इफेक्ट को कम कर देगा। जबकि अगर आप होमोजाइगस अलील की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया स्मॉल ए, तो ये क्या होगा, इसमें कोई भी नॉर्मल अलील नहीं है, दोनों ही डिजीज वाले अलील है। तो होमोजाइगस अलील में जो सिवियरिटी है सिकल सेल एनीमिया की वो ज़्यादा होगी। ओके, तो हेट्रोजाइगस वाला जो अलील है, हेट्रोजाइगस वाला जो अलील है, अगर किसी इंसान में हेट्रोजाइगस अलील्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए, तो उसमें एक तो डिजीज की जो सिवियरिटी है सिकल सेल एनीमिया की वो कम होगी, एंड दूसरा वो मलेरिया से भी रेजिस्टेंट होगा। तो उसको दो फायदे हैं यहाँ पे, और ये सारी जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका में, क्योंकि वो मलेरिया प्रोन रीजन है। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है कि ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म एंड बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या डिफरेंस है। तो हमने डिफरेंस देखा था डेफिनेशन के बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे, एंड द थर्ड वन इज एग्जाम्पल के बेसिस पे। हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 1.7, यूनिट 9.1 एंड यूनिट 9.2, और इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने यूनिट 1.7 से इसलिए स्टार्ट किया ताकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हों कि डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, और अलील्स क्या होते हैं, अलील्स के टाइप्स क्या हैं, मेंडल्स के लॉज क्या हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो फिर एडवांस टॉपिक को आप और अच्छे से समझ पाओगे। दिसंबर तक का टाइम है आपके पास मेंस के लिए रेडी होने का, क्योंकि उसके बाद आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लग जाओगे। तो दिसंबर तक ट्राई करो कि अपना मेंस का जो सिलेबस है GS 1, 2, 3, 4 एंड ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाओ। ओके, वेल डन। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और रिवीजन करते रहिए।